गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को। आशीर्वाद और कामना करते हैं कि आपका इस बार चयन हो जाए, यही ईश्वर से कामना रहेगी। चलिए, तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं इकाई 13, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और कहीं पर बच्चों को मिल नहीं रहा है तो बहुत परेशान हो रहे हैं। तो इसकी जो पीडीएफ है इकाई 13 की, ये मैंने पूरी की पूरी बनाई हुई है। इकाई 13 की पीडीएफ, जिसमें 53 पेज की पीडीएफ बनी हुई है, सारे टॉपिक समाहित हैं। यदि कोई व्यक्ति लेना चाहता है तो उसके लिए सूचना है कि मात्र 50 रुपये में, अब पहले 59 में हम दे रहे थे, लेकिन अब भाई ज़्यादा हो रहा है बच्चों के लिए, तो 50 रुपये में हम इसको आपको दे रहे हैं। और यदि आप इकाई 14 से इकाई 20 तक लेना चाहते हैं पीडीएफ, तो आपको इकाई 13 और इकाई 14 से 20 दोनों के लिए 99 रुपये पे करने होंगे। और मेरा जो नंबर है वो है 7067606261। ये हमारा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करके हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए, तो हम भाई ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ रहे हैं टेली ड्रामा, और ये क्या होता है हम इसको समझेंगे अच्छे तरीके से कि वास्तविकता में ये टेली ड्रामा क्या है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टेड है, ये विकल्पिक नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ से विकल्प बनेगा मैं आपको बताते चलूँगा कि यहाँ से इस तरीके का विकल्प बन सकता है। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले टेली ड्रामा क्या है। तो सबसे पहले टेली ड्रामा आप लोगों को देखना है। वास्तविकता में जो वहाँ यूनिट में दिए गए हैं वो दिया गया है कि टेली ड्रामा लेखन क्या है। ठीक है, डॉक्यू ड्रामा लेखन क्या है, तो इसके बारे में हमें इनकी विशेषताएं वगैरह, प्रकार वगैरह सब कुछ पढ़ना है। तो देर नहीं कर रहे हैं अब ज़्यादा। चलिए, टेली ड्रामा क्या है तो देखेंगे। इसे की जगह यहाँ पर इसकी है। इसकी रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है। यानी कि अगर हम टेली ड्रामा की जो रचना है वो किसके द्वारा कराएं, श्रवण द्वारा ही नहीं, ये हमें दर्शकों, मतलब इसको आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि अगर प्रश्न आ जाता है कि टेली ड्रामा वास्तविकता में कौन सी चीज़ है, दृश्य काव्य है कि श्रव्य काव्य है, तो आप कह सकते हैं कि इसको हम दृश्य काव्य में रखेंगे। अब दृश्य काव्य में चूंकि श्रव्य काव्य अपने ऑटोमेटिक ही छुप जाता है, ठीक है, तो इसको हम किस में रखेंगे, दृश्य काव्य में रखेंगे। तो इस रचना, मतलब अगर ये वाली रचना हो गई तो इस रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है। ठीक है, इसकी रचना जो है वो सुनने के अलावा देख भी सकते हो। उसे नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। इसको ही हम क्या बोल देते हैं बेटा, नाटक या दृश्य काव्य बोल देते हैं। तो कहा जाएगा आपसे कि टेली ड्रामा जो है उसको हम और क्या कह सकते हैं, तो नाटक भी कह सकते हैं। नाटक में श्रव्य काव्य से अधिक रमणीयता होती है। श्रव्य काव्य होने के कारण यह लोक चेतना से अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। यानी कि भाई हम कह सकते हैं कि जो नाटक है ये श्रव्य काव्य से अधिक रमणीयता देता है ना। ये श्रव्य काव्य है, इसलिए क्या होता है ये, श्रव्य काव्य से अधिक रमणीय होता है। रमणीय का मतलब होता है कि भाई अधिक लोकप्रिय, हमें प्यारा लगता है। ठीक है, हम इसमें क्या हो जाते हैं, देखते देखते एकदम से रम जाते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो श्रव्य काव्य होता है ना उससे अधिक रमणीय होता है क्या, टेली ड्रामा या फिर नाटक। ठीक है, तो श्रव्य काव्य होने के कारण यह लोक चेतना से अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। तो हमें सबसे पहले अब टेली ड्रामा में पढ़ना क्या पड़ेगा, नाटक। ठीक है, तो नाटक में पात्रों का क्या महत्व है ये भी आपको हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि नाटक में पात्रों का क्या महत्व होता है। तो देखिए, नाटक का अपने विचारों, भावों आदि का प्रतिपादन पात्रों के माध्यम से ही करना होता है। तो नाटक का अपने विचारों, भावों आदि का प्रतिपादन पात्रों के माध्यम से ही करना पड़ता है। अगर आप कोई नाटक बना रहे हैं तो पात्रों के माध्यम से होना चाहिए। ठीक है, अतः नाटक में पात्रों का विशेष स्थान होता है। नाटक में पात्रों का क्या होता है, विशेष स्थान होता है। अगर कोई भी नाटक हो तो उसमें सबसे ज़्यादा विशेष स्थान किसका है, पात्रों का है। कई बार क्या होता है, स्टोरी भले ही खराब लिख दी जाए, लेकिन अगर पात्र उसके बेहतरीन होते हैं तब भी वो हमें क्या, रोचक लगने लगता है। प्रमुख पात्र अथवा नायक कला का अधिकारी होता है।
प्रमुख पात्र या जिसे हम नायक कला कहते हैं, जो कला का जो नायक होता है वो क्या होता है, अधिकारी होता है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कहा जाए कि जो हमारी नाटक की कला होती है उसका अधिकारी कौन होता है, तो प्रमुख पात्र या नायक होता है, ठीक है। तथा समाज को उचित दशा तक ले जाने वाला होता है। अब प्रश्न बस यही से ऐसे ही आपके प्रश्न बनेंगे कि समाज को उचित दशा तक ले जाने वाला कौन होता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रमुख पात्र या फिर नायक होता है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय परंपरा के अनुसार वह विनयी, सुंदर, शालीनवान, त्यागी और उच्च कुलीन होना चाहिए। ये नायक की बात की जा रही है कि जो भी हमारा नायक होगा, यानी कि जिसके ऊपर हम ये लिखेंगे, वो भी हमारा कैसा होना चाहिए, त्यागी, उच्च कुलीन होना चाहिए, ठीक है, सुंदर होना चाहिए। और जो भी यहाँ पर अगर पात्र है वो भी किस तरीके का होना चाहिए, सुंदर, शालीनवान, त्यागी और उच्च कुलीन होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य कोश के अनुसार काव्य नाटक में कितने तत्व होते हैं? यह पूरे के पूरे क्वेश्चन एकदम से आपको ऐसे ही मिल सकते हैं कि साहित्य कोश के अनुसार काव्य नाटक में कितने तत्व होते हैं। तो आप देख लें कि साहित्य कोश के अनुसार काव्य नाटक के तत्व क्या क्या हैं। एक तो प्रस्तावना होती है, दूसरा कथा होता है, तीसरा संवाद, इसके बाद गीत व नर्तन, ठीक है। तो ये जो हमारे चार हमने यहाँ दिखाए हैं, तो साहित्य कोश के अनुसार काव्य नाटक में कितने तत्व होंगे? 4 होंगे, ठीक है। सॉरी 4 नहीं है, यहाँ पर 5 होना चाहिए, ठीक है। 5 होंगे। कौन कौन? गीत व नर्तन 5 होंगे, ठीक है। नर्तन को नर्तक भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद है पाश्चात्य साहित्यिक शास्त्र के अनुसार इसमें अंतर्जीवन, बहिर्जीवन, विषय वस्तु की योजना, व्यक्तिकता, पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथा, आधुनिक जीवन, पात्र योजना, कथोपकथन, भाषा शैली आदि तत्वों का समावेश होता है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और फिर हम देखते हैं कि ड्रामा कितने प्रकार के होते हैं। ड्रामा कितने प्रकार के होते हैं ये भी देख लें, ठीक है। चलिए, कई बार क्या होता है कि जो हमारे सिलेबस में नहीं दिया होता है वो भी बाहर से पूछ लेता है, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और ये सब पूरे के पूरे नाटक के अंतर्गत आते हैं। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि नाटक 4 प्रकार के होते हैं। या ड्रामा मतलब क्या होता है भाई? ड्रामा मतलब अंग्रेजी शब्द है ड्रामा, ठीक है। तो ड्रामा मतलब क्या होता है? नाटक होता है। हम लोग कई बार बोल देते हैं कि भैया ऐसा करो, ड्रामा मत करो, और कई बार हम लोग बोल देते हैं यार नाटक मत किया करो तुम भाई, ठीक है। तो नाटक 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉमेडी नाटक, इसके बाद ट्रेजेडी नाटक, एक होता है ट्रेजी कॉमेडी, और इसके बाद होता है मेलोड्रामा। अब ये वास्तविकता में क्या क्या होते हैं ये अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे आगे चल करके, ठीक है। इनका विश्लेषण अभी आगे चल करके पढ़ेंगे। इसके बाद है नाटक में कितने पात्र होते हैं। तो ध्यान रखें भाई, नाटक में चरित्र चित्रण, नाटक में यूँ तो पात्रों की संख्या अधिक होती है, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, किंतु सामान्यतः 1 या 2 पात्र ही प्रमुख होते हैं। 1 या 2 पात्र ही क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। किसी नाटक के प्रधान पुरुष पात्र को नायक और प्रधान अथवा मुख्य स्त्री पात्र को नायिका कहते हैं। मतलब अगर कोई स्त्री है प्रधान तो उसको हम नायिका कहेंगे, और कोई पुरुष प्रधान है तो उसको हम क्या कहेंगे? नायक कहेंगे। ये ध्यान रखना, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आगे है कि नाटक के तत्व कितने होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेंगे भाई, कथा वस्तु, यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा तो विशेष रूप से नाटक के तत्वों से बनेगा, और आपसे सीधा पूछा जाएगा कि निम्न में से नाटक का तत्व कौन सा नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है या निम्न में से नाटक का तत्व कौन सा है, ये हमारे पूरे के पूरे यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर नाटक के तत्व थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला है कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, देश काल या परिवेश, संवाद और भाषा शैली, अभिनेता, उद्देश्य। ये पूरे के पूरे नाटक के क्या हैं? पात्र होते हैं, ठीक है। नाटक का भी एक उद्देश्य होना चाहिए कि किस उद्देश्य से इस नाटक को बनाया जा रहा है, ठीक है। कई बार आपने देखे होंगे नुक्कड़ नाटक। कौन से नाटक देखे होंगे? नुक्कड़ नाटक। जो लोग क्या करते हैं, आप वीडियो वगैरह भी आजकल ये बहुत वायरल हो रहे हैं नुक्कड़ नाटक के। लोग क्या करते हैं कि नाटक करवाते हैं। अगर किसी को किसी चीज़ के लिए जागरूक करना हो तो नुक्कड़ नाटकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अब नाटक के कितने तत्व माने गए हैं ये हम बार बार देखिए पढ़ा रहे हैं आपको, और बार बार ध्यान रखना। पाश्चात्य विद्वानों नाटक के 6 तत्व माने हैं, सबके अनुसार यहाँ पर बताए जा रहे हैं। सबसे पहला कथा वस्तु, इसके बाद कथानक। अब इसमें क्या जुड़ गया है? कथानक। देखिए पिछले वाले में हमारा कथानक नहीं था। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से हम बार बार पढ़ रहे हैं। तो अगर पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक के 6 तत्व माने हैं तो यहाँ पर क्या जुड़ गया है हमारा? कथानक, पात्र, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल और वातावरण। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये सब जगह से आपको मिला करके पूरा का पूरा एक सार याद कर लेना है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, हमें सार को लेकर के चलना है। भाषा शैली और उद्देश्य, ये हमारे क्या होते हैं? नाटक के तत्व होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पात्र और चरित्र चित्रण एक ही मान लेना। क्या करना? एक ही माना जाएगा, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और आगे है हमारा डॉक्यू ड्रामा। ये भी बहुत लोग ढूंढ रहे हैं, तो डॉक्यू ड्रामा क्या होता है इसको देख लें जरा। डॉक्यू ड्रामा या डॉक्यूमेंट्री ड्रामा टेलीविजन और फिल्म की एक शैली है। अच्छा, आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं कि देखिए अभी हमने टेली ड्रामा पढ़ा है, तो वास्तविकता में वो टेलीविजन ही है। ठीक है, तो डॉक्यू ड्रामा या डॉक्यूमेंट्री ड्रामा टेलीविजन और फिल्म की एक शैली है। टेलीविजन और फिल्म की एक शैली है जिसमें वास्तविक घटनाओं का अच्छा, इसमें ये बहुत ध्यान रखना है। बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि वास्तविक घटनाओं का जो वास्तविक घटनाओं पर जो बनाया जाता है नाटक, वो डॉक्यू ड्रामा होता है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, घटनाओं का नाटकीय पुनः अधिनियमन किया जाता है। इसे वृत्तचित्र और नाटक के मिश्रण और वास्तविक घटना का तथ्य आधारित प्रतिनिधित्व के रूप में वर्णित किया गया है। एक बार हम इस लाइन को दोबारा पढ़ लेंगे कि जिसमें वास्तविक घटनाओं का नाटकीय पुनः अधिनियमन किया जाता है। इसे वृत्तचित्र और नाटक के मिश्रण और वास्तविक घटना का तथ्य आधारित प्रतिनिधित्व के रूप में वर्णित किया जाता है। यानी कि जो वास्तविक घटनाएं होती हैं उस तत्व पर ये क्या होते हैं? आधारित होते हैं। ठीक है, दस्तावेजीकरण। अब डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज। ठीक है, तो दस्तावेजीकरण आमतौर पर ज्ञात ऐतिहासिक तथ्यों का पालन करने का प्रयास करते हैं, जबकि परिधीय विवरणों में कुछ हद तक नाटकीय लाइसेंस की अनुमति देते हैं। जैसे कि जब अंतराल होते हैं, ऐतिहासिक रिकॉर्ड, संवाद, वास्तविक जीवन के लोगों के वास्तविक शब्द शामिल हो भी सकते हैं और नहीं भी। यानी वास्तविक जीवन के इसमें शब्द शामिल हो भी सकते हैं और नहीं भी। जैसा कि इतिहास दस्तावेजों में दर्ज है, जैसा कि ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज है। डॉक्यू ड्रामा निर्माता कभी कभी अपनी पुनर्निर्मित घटनाओं को उन वास्तविक स्थानों पर फिल्माना चुनते हैं जहां ऐतिहासिक घटनाएं घटी थीं। यानी कि वो सोचते हैं कि जहां पहली घटनाएं घट चुकी हैं हम उसी तरीके से उसी स्थान को चुनें। ठीक है, एक डॉक्यू ड्रामा जिसमें ऐतिहासिक निष्ठा मुख्य है आमतौर पर केवल सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म से अलग होती है। एक शब्द जिसका तात्पर्य अधिक नाटकीय लाइसेंस से है और ऐतिहासिक नाटक की अवधारणा से है। एक व्यापक श्रेणी जिसमें ऐतिहासिक सेटिंग्स में या ऐतिहासिक घटनाओं की पृष्ठभूमि के खिलाफ होने वाली पूरी तरह से काल्पनिक कार्यवाही भी शामिल हो सकती है। अब देखो इसमें थोड़ी बहुत क्या हो सकती है? काल्पनिक कार्यवाही भी शामिल हो सकती है। ठीक है, एक चित्रण के रूप में डॉक्यू ड्रामा को कभी कभी डॉक्यू फिक्शन के साथ भ्रमित किया जा सकता है। डॉक्यू ड्रामा को कभी कभी डॉक्यू फिक्शन के साथ भ्रमित किया जाता है। ऐसी पंक्तियों पर आपको विशेष ध्यान देना है, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, डॉक्यू ड्रामा को कभी कभी डॉक्यू फिक्शन के साथ भ्रमित किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है हालांकि डॉक्यूमेंट्री के विपरीत जो मूल रूप से वास्तविक समय में फिल्माई गई एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें कुछ काल्पनिक तत्व शामिल हैं, जैसे डॉक्यू ड्रामा को चित्रित घटनाओं के बाद में के समय में फिल्माया जाता है। डॉक्यू ड्रामा को चित्रित घटनाओं के बाद के समय में फिल्माया जाता है, इस बात का थोड़ा सा बिल्कुल एकदम ध्यान रखना। ठीक है, अब चित्रित घटनाएं कैसी होती हैं? जैसे मान लीजिए कोई हमारा चित्र बना हुआ है, ठीक है,
तो चित्र बना है। अब उसके बाद जो हमारा डाकू ड्रामा है उसके बाद में उसको क्या किया जाएगा, फिल्माया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और हमें थोड़ा सा भाई देखिए नाटक जरूर पढ़ना है। अभी आगे चल कर के ये कॉमेडी, त्रासदी, जितने भी आपके टॉपिक हैं सबके सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो नाटक के प्रकार, तो अब ये नाटक के हम प्रकार देखेंगे। सबसे पहला कॉमेडी, अभी हमने एक ट्रेजेडी वगैरह भी आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो कॉमेडी, हल्की फुल्की कॉमेडी का उद्देश्य दर्शकों को हंसाना होता है और आमतौर पर इसका अंत सुखद होता है। कॉमेडी का अंत तो क्या होगा, सुखद होगा। कॉमेडीज में लीक से हटकर किरदारों को असामान्य स्थितियों में रखा जाता है जिससे वे अजीब बातें करते और कहते हैं। कॉमेडी प्रकृति में व्यंग्यात्मक भी हो सकती है। अच्छा, कॉमेडी कैसी हो सकती है, व्यंग करने के लिए भी कॉमेडी का प्रयोग हो जाता है। तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखना, बस इन्हीं पॉइंटों को आपको पकड़ करके चलना है। जो व्यक्ति ये वीडियो पूरा देखेगा उसको विकल्प लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, गंभीर विषयों पर मजाक उड़ा सकती है। कॉमेडी की कई उपशैलियाँ भी हैं जिनमें रोमांटिक कॉमेडी, भावुक कॉमेडी, शिष्टाचार की कॉमेडी और दुखद कॉमेडी शामिल है। जो हमारी कॉमेडी की शैलियाँ हैं, उपशैलियाँ हैं, उनमें कौन कौन सी है, रोमांटिक कॉमेडी, भावुक कॉमेडी, शिष्टाचार की कॉमेडी और दुखद कॉमेडी शामिल है। ऐसे नाटक जिनमें पात्र गंभीर परिस्थितियों को सुखद अंत तक लाने के लिए हास्य के साथ त्रासदी को अपनाते हैं। अब हास्य के साथ त्रासदी क्या होती है ये आपको देखना है। यहीं पर आपको प्रहसन समझ में आ जाएगा। कई बार साहित्य में आपने प्रहसन नाम सुना होगा। ठीक है, और आप लोग बस यही सोचते हैं, उसको नाम बस करके पढ़ते रहे होंगे। तो त्रासदी पढ़ेंगे। गहरे विषयों पर आधारित त्रासदियाँ मृत्यु, आपदा और मानवीय पीड़ा जैसे गंभीर विषयों को सम्मानजनक और विचारोत्तेजक तरीके से चित्रित करती है। ठीक है, त्रासदी क्या करती है, गहरे विषयों पर आधारित त्रासदियाँ जैसे मृत्यु हो गई, कोई आपदा और मानवीय पीड़ा जैसे गंभीर विषयों को सम्मानजनक और विचारोत्तेजक तरीके से चित्रित करती है। वो किसका काम है, त्रासदी का। शायद ही कभी सुखद अंत का आनंद लेते हुए त्रासदियों के पात्र जैसे शेक्सपियर के हैमलेट अक्सर दुखद चरित्र दोषों से बोझिल होते हैं जो अंततः उनके निधन का कारण बनते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रहसन क्या होता है इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे अच्छी तरीके से आपको दिखाई दे। ठीक है, तो प्रहसन समझेंगे। कॉमेडी के अतिरंजित, अब कॉमेडी के अतिरंजित, अतिरंजित का मतलब होता है अतिशयोक्ति। अतिरंजित का मतलब क्या होता है, अतिशयोक्ति या कुछ बढ़ा चढ़ाकर कह सकते हो आप। ठीक है, तो कॉमेडी के अतिरंजित या बेतुके रूपों की विशेषता, जब कॉमेडी कैसी हो जाए, अतिशयोक्ति में चली जाए। ठीक है, और बेतुके रूपों की विशेषता प्रहसन नाटक की एक निरर्थक शैली है। ठीक है, प्रहसन नाटक होता है जो, उसकी एक निरर्थक शैली है। जब आप क्या करोगे भाई, कॉमेडी को अतिरंजित कर दोगे, यानी कि भाई ये बढ़ा चढ़ा कर इतना कर दोगे कि लोगों को एकदम एक निरर्थक लगने लगे। ठीक है, तो जिसमें पात्र जानबूझकर अतिरंजित अभिनय करते हैं, ओवर एक्टिंग, जिसे आप लोग कह सकते हो कि भाई ये क्या हो गई है, ज्यादा ही बोल दिया है इन्होंने। ठीक है, क्या कर दिया है, ज्यादा ही बोल दिया है, अभिनय करते हैं और थप्पड़ या शारीरिक हास्य में संलग्न होते हैं। ठीक है, ये थप्पड़ वगैरह मारते रहते हैं एक दूसरे को। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझनी है तो आराम से आप क्या कर सकते हो, हमारे बुंदेलखंड में एक चीज़ चलती है रावला। ठीक है, उसको देख सकते हो। प्रहसन के उदाहरणों में सैमुअल बेकेट का नाटक, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सैमुअल बेकेट का नाटक बैटिंग फॉर गोटोट, कौन सा नाटक, बैटिंग फॉर गोटोट, और 1980 की हिट फिल्म एयरप्लेन शामिल है। 1980 में एक फिल्म हिट हुई थी, कौन सी, एयरप्लेन, वो शामिल है। जिम अब्राहम द्वारा लिखित है। ये किसके द्वारा लिखित है, जिम अब्राहम द्वारा लिखित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और जो पूरा पढ़ लेगा ना, जो पूरी वीडियो देख लेगा, उसको ऑटोमेटिक ही ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, उसके दिमाग में एकदम छप जाएंगी। तो मेलोड्रामा क्या है, नाटक का एक अतिरंजित रूप। अब ये मेलोड्रामा भी क्या है, ये नाटक का एक अतिरंजित रूप है। ठीक है, अतिरंजित का हमने आपको बता ही दिया है, बढ़ा चढ़ा करके एकदम से कह देना। ठीक है, तो वही हमारा मेलोड्रामा था, वही हमारा क्या था, प्रहसन था। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर है। चलिए इसके बाद है
नाटक का एक अतिरंजित रूप मेलोड्रामा क्लासिक एक आयामी पात्रों जैसे नायक नायिका और खलनायक को सनसनीखेज रोमांटिक और अक्सर खतरनाक स्थितियों से निपटने के लिए चित्रित करता है। कभी कभी टीयरजर्कर कहे जाने वाले मेलोड्रामा के उदाहरणों में टेनेसी विलियम्स का नाटक द ग्लास मैनगेरी, कौन सा? टेनेसी विलियम्स का नाटक द ग्लास मैनगेरी और मार्गरेट मिशेल के उपन्यास पर आधारित गृह युद्ध के दौरान प्रेम की क्लासिक फिल्म कौन सी? गॉन विद द विंड शामिल है। तो ध्यान रखना, मेलोड्रामा में नाटक द ग्लास मैनगेरी और गॉन विद द विंड, ये दो चीजें शामिल हैं। ठीक है, इसके बाद है ओपेरा। ओपेरा क्या होता है? आगे हम डॉक्यू ड्रामा भी पढ़ेंगे। तो ओपेरा क्या है? नाटक की यह बहुमुखी शैली त्रासदी या कॉमेडी की भव्य कहानियों को बताने के लिए थिएटर, संवाद, संगीत और नृत्य को जोड़ती है। एक बार हम इसको दोबारा पढ़ेंगे, समझ लेना। नाटक की यह बहुमुखी शैली, कैसी? बहुमुखी शैली। अब ओपेरा को सीख सकते हैं कि ओपेरा जो बहुमुखी शैली है, तो हम इसको सिखा देते हैं आपको ट्रिक से। एक ओपेरा मिनी सबसे पहले आप लोग ऐप चलाते थे, जिसमें आप देखेंगे तो गूगल की तरह उसमें आप फेसबुक भी खोल सकते थे, मतलब सब कुछ उसमें कर सकते थे, पूरे के पूरे ऐप्स। आपको यदि स्कोर देखना है तो वो भी देख सकते थे, किसी मैच वगैरह का। ठीक है, तो बहुमुखी शैली ओपेरा। ठीक है, तो नाटक की यह बहुमुखी शैली त्रासदी या कॉमेडी की भव्य कहानियों को बताने के लिए थिएटर, संवाद, संगीत और नृत्य को जोड़ती है। चूंकि पात्र अपनी भावनाओं और इरादों को संवाद के बजाय गीत के माध्यम से व्यक्त करते हैं, इसीलिए कलाकारों को कुशल अभिनेता और गायक दोनों होना चाहिए। ठीक है, अगर सॉरी, इसके बाद है गियाकोमो पुकीनी की निश्चित रूप से दुखद ला बोहेम। इन चीज़ों को जरूर सीखना है, थोड़ा सा एक एक बार पढ़ लेना है। गियाकोमो पुकीनी की निश्चित रूप से दुखद ला बोहेम और ग्यूसेप वर्णी की घटिया कॉमेडी फॉल स्टॉप ओपेरा के उत्कृष्ट उदाहरण है। फॉल स्टॉप, ठीक है, कॉमेडी फॉल स्टॉप, यहाँ पर फुल स्टॉप भी कर सकते हो, कॉमेडी फुल स्टॉप ऐसे करके आप सीख सकते हो, ओपेरा के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। आगे हम पढ़ेंगे डाक्यू ड्रामा को। अब डाक्यू ड्रामा को यहाँ पर एकदम अच्छे से समझ लेंगे। एक अपेक्षाकृत नई शैली डाक्यू ड्रामा ऐतिहासिक घटनाओं या गैर काल्पनिक स्थितियों का नाटकीय चित्रण है। ठीक है, गैर काल्पनिक का मतलब जिसमें कल्पना ना की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज सीख करके चलनी है। पिछले वाले में लिखा गया था कि थोड़ा सा कल्पना हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल आपको अगर महत्वपूर्ण बिंदु है तो वो है कि ये गैर काल्पनिक, ठीक है, गैर काल्पनिक होती हैं और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होती हैं। ठीक है, लाइव थिएटर की तुलना में अक्सर फिल्मों को टेलीविजन में प्रस्तुत किए जाने वाले डॉक्यू ड्रामा के लोकप्रिय उदाहरणों में अपोलो 13 और 12 ईयर्स ए स्लेव फिल्में शामिल हैं। देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग बोलते हैं कि हम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। मूवियों में आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, क्या बना रहे हैं? डॉक्यूमेंट्री। तो उसका मतलब यही होता है कि वो उस इतिहास की खोज में लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डॉक्यूमेंट्री में कौन कौन शामिल हैं? अपोलो 13 और 12 ईयर्स ये स्लेव फिल्में, 12 ईयर्स ये स्लेव, ये फिल्में क्या है इसमें शामिल हैं, जो सोलोमन नॉर्थअप द्वारा लिखी गई आत्मकथा पर आधारित हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अपोलो 13 और 12 ईयर्स ए स्लेव ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? सोलोमन नॉर्थअप द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, और किस पर आधारित हैं? आत्मकथा पर आधारित है। ये डॉक्यू ड्रामा है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब नाटक की हम शर्तें देख लेते हैं कि नाटक की शर्तें कौन कौन सी होती हैं। तो नाटक थिएटर, फिल्म, रेडियो या टेलीविजन में काल्पनिक या गैर काल्पनिक घटनाओं का चित्रण है। नाटक क्या है? थिएटर, फिल्म या रेडियो या टेलीविजन में काल्पनिक या गैर काल्पनिक घटनाओं का क्या है भाई? चित्रण है। इसमें थालिया होता है, थालिया। ठीक है, तो कॉमेडी का ग्रीक म्यूजिक नाटक के दो मुखौटों में से एक के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, कॉमेडी का ग्रीक म्यूजिक नाटक के दो मुखौटों में से एक के रूप में दर्शाया गया है। इसके बाद है मेलपोमिन, तो त्रासदी का ग्रीक संग्रहालय नाटक का दूसरा मुखौटा है। भाई नाटक का प्रथम मुखौटा क्या हो गया? थालिया, और दूसरा कौन सा हो गया?
मेलपोमिन। ठीक है। नाटकीय तनाव ये क्या है? तो नाटक का सबसे बुनियादी तत्व दर्शकों की भावनाओं को उत्तेजित करता था। ठीक है, या उत्तेजित करता है। ठीक है, तो नाटकीय तनाव क्या है? जब भाई दर्शक एकदम क्या हो जाएं, एकदम भावुक हो जाएं, उत्सुक हो जाएं कि बस अब तो ये पूरा देखना है, यही नाटक की बड़ी विशेषता है। इसके बाद है कॉमेडी। तो कॉमेडी तो आप सब लोग जानते हैं कि नाटक की हास्य शैली का उद्देश्य नाटक के सुखद अंत तक दर्शकों को हंसाते रहना, ये हमारी क्या होती है? कॉमेडी होती है। इसके बाद है त्रासदी। तो त्रासदी क्या है? मृत्यु, आपदा, विश्वासघात और मानवीय पीड़ा जैसे गहरे विषयों का चित्रण, ये त्रासदी होती है। ठीक है। प्रहसन क्या है? अच्छे से समझ लेना, अब यहाँ पर मुख्य पॉइंट छांट करके रखे गए हैं। प्रहसन जानबूझकर अति अभिनय और अति रंजित कॉमेडी का एक ओवर द टॉप रूप, ये क्या हो जाएगा? प्रहसन हो जाएगा। अतिरंजित का मतलब होता है अतिशयोक्ति, है ना? कॉमेडी की क्या हो जाए? अतिशयोक्ति हो जाए। इसके बाद मेलोड्रामा क्या है? सनसनीखेज, रोमांटिक और अक्सर खतरनाक स्थितियों से निपटने वाले नायक और खलनायक जैसे सरल क्लासिक पात्रों का चित्रण मेलोड्रामा है। ओपेरा क्या है? त्रासदी या कॉमेडी की भव्य कहानियां बताने के लिए संवाद, संगीत और नृत्य का कलात्मक संयोजन, ये क्या कहलाता है? ओपेरा कहलाता है। ठीक है। चलिए, इसके बाद डॉक्यू ड्रामा एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ डॉक्यू ड्रामा क्या है? ऐतिहासिक या गैर काल्पनिक घटनाओं को नाटकीय ढंग से चित्रित किया जाता है, ये हमारा क्या है बेटा? डॉक्यू ड्रामा है। ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं उद्घोष लेखन। क्या पढ़ने वाले हैं? उद्घोष लेखन पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम थोड़ी सी सूचना दे दें कि इकाई 13 यदि आपको वास्तविकता PDF से पढ़नी है तो 53 पेज की PDF है, जो आपको मात्र 50 रुपये में मिल रही है। और इकाई 14 से 20 तक की जो PDF है वो भी आपको 59 रुपये में मिल रही है। लेकिन अगर ये आप दोनों PDF खरीदते हो, इकाई 13 और इकाई 14 से 20, तो ये आपको मात्र 99 रुपये में मिल जाएंगी। आपको करना क्या है? बस इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। आपको ये दोनों ही 7067606261, ठीक है, इस नंबर पर मैसेज करना है। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अब उद्घोष लेखन। इसमें इस PDF में सब समाहित हैं। जैसे आपने टॉपिक देखे होंगे दृश्य जनसंचार माध्यमों में हिंदी, ये सब के सब इसमें शामिल किए गए हैं। चलिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उद्घोष लेखन। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा कौन सा है? उद्घोष लेखन है। अब आप कहेंगे सर जी लिखा तो यहाँ पर नारा लेखन है, तो भैया जो उद्घोष लेखन है उसी को हम क्या बोलते हैं? नारा लेखन है। उद्घोष शब्द से स्पष्ट है, उद्घोष जिसे हम कहते हैं वही हमारा क्या है? नारा लेखन है। ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे इसको। ये लिखा भी है, देखो यहाँ पर, है ना? इसकी आप टेंशन मत लेना कि नारा, उसकी उद्घोष की जगह नारा लेखन पढ़ा रहे हैं। नारा, इसे संस्कृत भाषा में घोष तथा अंग्रेजी भाषा में स्लोगन कहते हैं। ठीक है। नारा जो है इसे संस्कृत भाषा में घोष, क्वेश्चन बनने लायक है, अंग्रेजी भाषा में स्लोगन कहते हैं। वस्तुतः यह कुछ पंक्ति का समूह है जो जनमानस को प्रेरित करने के लिए दोहराया जाता है। नारा का अर्थ है उद्घोष। ठीक है। नारा का अर्थ उद्घोष होता है। नारा का अर्थ क्या होता है? उद्घोष होता है। इसका किसी चीज का प्रचार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नारा लेखन एक आदर्श वाक्य होता है। नारा लेखन क्या होता है बेटा? एक आदर्श वाक्य होता है। यहीं से विकल्प बन करके पूरे आने हैं, जिसमें थोड़े शब्दों में अपनी मांगें या घोषणा की जाती है। यह सरल होने के कारण इसके शब्द भाव लोगों को आकर्षित और उत्तेजित करने में सफल होते हैं, इसलिए यह ज़्यादा सफल और प्रचलित है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अब है नारा लेखन के प्रकार। तो नारा लेखन के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं? तो लेखन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। सभी कार्य क्षेत्रों में नारा ने अपना विशेष स्थान बनाया है। इसकी सभी क्षेत्रों में विशेष उपयोगिता है। इसका उपयोग राजनीति, सामाजिक, व्यापारिक क्षेत्रों में किया जाता है। इस आधार पर नारा लेखन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। और कैसे होते हैं? तो सबसे पहला है राजनीति संबंधी लेखन। तो राजनीति के क्षेत्र में नारा लेखन बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से चुनाव प्रचार के समय। ठीक है। अब की बार कौन सरकार? कमेंट में बताना। सभी राजनीतिक दल मतदाता को लुभाने के लिए नारा का इस्तेमाल करते हैं।
इसके साथ ही मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए नारा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे लो चुनाव में बढ़ चढ़ के भाग, क्योंकि यही है लोकतंत्र के विकास का आधार। करो मतदान, चुनो एक सक्षम सरकार। ठीक है, तो यहाँ पर सक्षम कर लेना। ठीक है, सक्षम लिखा हुआ है। इसके बाद है समाज संबंधित। तो समाज संबंधित, समाज में जागृति लाना। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर जी ये कैसे? देखो, अगर आपको ये लिखा गया ना, करो मतदान, चुनो एक सक्षम सरकार, तो समझ लेना उसमें पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित उद्घोष है। राजनीति से संबंधित, समाज से संबंधित। ठीक है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समाज संबंधित, समाज में जागृति लाने, सुधार करने, फैली कुरीतियों को कम करने, प्रेरणा देने एवं उत्साहवर्धन करने के लिए नारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे अनेक श्रेणियों में बांटा जा सकता है, नारा लेखन को अनेक श्रेणियों में, जैसे पर्यावरण संबंधित नारा लेखन। ठीक है, तो बस इसमें किसके बारे में? पेड़ लगाओ, जैसे पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, वातावरण को शुद्ध बनाओ। ठीक है, इस प्रकार के जो हैं पर्यावरण से संबंधित नारे लेखन हो सकता है। शिक्षा संबंधी नारा लेखन हो सकता है। ठीक है, जैसे स्कूल चले हम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, पुराने समय में स्त्री को शिक्षा में तथा अन्य कामों से वंचित रखा जाता था, अतः महिलाओं को शिक्षा के लिए समान अवसर प्राप्त करने, जागरूकता लाने हेतु कई नारे लिखे गए। जिसमें से एक नारा है कि शिक्षित माता बदले विधान, संपूर्ण विश्व का करे कल्याण। ठीक है, चलिए इसके बाद है स्वास्थ्य संबंधी नारा लेखन। अब हमें लग रहा है कि ये आपको एकदम से बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसको ज़्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो स्वास्थ्य संबंधी लेखन में जैसे रखो अपने स्वास्थ्य का ध्यान, निरोगी काया है बहुत बड़ा वरदान। ठीक है, इस प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी नारा लेखन हो जाता है। व्यवसाय संबंधी नारा लेखन, तो व्यवसाय जैसे करें इस्तेमाल, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये है ना, करें इस्तेमाल फिर करें विश्वास नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है, ये व्यवसाय संबंधी हो गए। अगला है नारा लेखन की विशेषता, तो ये अपने लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, नारा लेखन प्रभावी और आकर्षक, नारा के लिए कुछ विशेषताओं का होना बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनना है। ठीक है, अगर बनेगा तो। संक्षिप्त एवं सरल, नारा लेखन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होनी चाहिए जिससे यह लोगों की स्मृति पटल पर अपना प्रभाव छोड़ सके। ठीक है, क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक है, संक्षिप्तता जो है वो संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि कहीं दीवार पर हमने नारा लिख दिया है और उसको पढ़ने के लिए बेचारा 2 घंटे वहीं पे खड़ा है, तब जा कर के वो ख़त्म हो रहा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, संक्षिप्तता होनी चाहिए, लयात्मकता होनी चाहिए, यानी कि बोलने में अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, मतलब एक लय से बोला जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है विषय से संबंधित, नारा लेखन करते समय अपने विषय को केंद्र में रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि पता चले कि आपसे बोला गया है कि भाई स्वास्थ्य संबंधी लिख के दिखाओ और आप वहाँ पर लिख के जाओ सामाजिक संबंधी। ठीक है, तो समाज संबंधी, तो ऐसा वहाँ पर नहीं चलेगा। तो संक्षिप्तता होनी चाहिए, लयात्मकता होनी चाहिए, विषय से संबंधित भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सार्थकता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? सार्थकता भी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, और सरल भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो लेखन में सार्थकता बहुत महत्वपूर्ण है। लेखन में सार्थक अभिव्यक्ति क्षमता का होना बहुत आवश्यक है। नारा लेखन करते समय एक उचित शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जो गंभीर अर्थ को परिभाषित करता हो। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि नारा लेखन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो अभी तो हमने भाई विशेषताएं पढ़ ली थी। तो नारा लेखन ज़्यादा लंबा तथा 2 पंक्तियों से अधिक नहीं होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। बोधगम्य, सरल एवं उत्साहवर्धक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रभावी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, ये आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ना। क्वेश्चन हमारे हैं वो इसी तरीके से बन करके आते हैं। लिखा होता है कि निम्नलिखित में से नारा लेखन करते समय कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए, तो वहाँ पर लिखा जाएगा कि नारा लेखन 4 से 6 पंक्तियों में लिखा होना चाहिए। ठीक है, नारा लेखन की जो नारा लेखन है वो बोधगम्य, सरल एवं उत्साहवर्धक होना चाहिए।
अब थोड़े से ये जो कठिन होते हैं ना जो शब्द ये बच्चों को वहाँ पर कंफ्यूज कर देते हैं। तो जब तक बेटा पढ़ोगे नहीं तब तक आपसे बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसके बाद है, इससे सार्थक एवं गंभीर अर्थ होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? सार्थक एवं गंभीर अर्थ होना चाहिए। विषय से संबंधित एवं सिद्धांतों के अत्यंत सहज और सरल प्रस्तुति से सामान्य जन से जोड़ना सहज होता है। हमेशा प्रेरणादायक वाक्य प्रयोग किया जाना चाहिए। नारा लेखन करते समय लेखक को स्वयं की रचनात्मकता या कलात्मक क्षमता का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम आपको थोड़े से दिखा देते हैं। देशभक्ति की भावना, एकता को करो मजबूत, देश की बदलो तकदीर, एकता में है बड़ा बल, कर दे सबकी समस्या हल, ठीक है। अगला है रक्तदान शिविर के लिए, तो रक्तदान करे कमाल, जीवन को दे ये वरदान। ये सब के सब क्या है बेटा? उद्घोष लेखन है, ठीक है। अब आगे हमें इनको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी दिवस जन जन की भाषा है, हिंदी भारत की भाषा है, हिंदी का सम्मान करें, दुनिया भर में नाम करें, ठीक है। हिंदी का सम्मान करें, दुनिया भर में नाम करें, यही आपसे आकांक्षा की जाती है, ठीक है। कोरोना वायरस, तो स्वच्छता और सामाजिक दूरी से करें कोरोना से दूरी, ठीक है। चलिए इसके बाद टेली ड्रामा जो है हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोगों को अगर आगे पढ़ना है तो कल के जो टॉपिक रहेंगे वो संवाद लेखन होगा। संवाद लेखन के बाद पटकथा लेखन, ठीक है ना, उसमें है फीचर लेखन। तो ये सब कुछ आपको इस PDF में मिल जाएगा। एक बार हम आपको पूरा दिखा दे रहे हैं, ठीक है। फीचर लेखन की प्रक्रिया, ठीक है, ये आप प्रारूप समझ करके देख लीजिए। यदि आपको इस PDF को लेना है तो 50 रुपये आपको इसमें पे करने होंगे, ठीक है। इसके लिए हम देख लेते हैं। और अगर दोनों PDF चाहिए, इकाई 13 और इकाई 14 से 20, तो 99 रुपये पे करने होंगे। ये देखिए रेडियो है इसमें, ठीक है। जो रेडियो वहाँ पर है, टेलीविज़न के बाद आपका इंटरनेट वगैरह सब कुछ आपको, विज्ञापन लेखन मिल जाएगा इसमें आपको, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रारूप देख लीजिए। इकाई 13 इसमें पूरी दी गई है। आप अगर इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। और किस तरीके से अच्छा रहेगा, देखिए विज्ञापनों के प्रकार हो गए। किस तरीके से अच्छा रहेगा कि भाई हमें जब कंटेंट कहीं नहीं मिल रहा है तो जो भी मिल रहा है उसको हम आसानी से पढ़ें। और वैसे भी ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल टॉपिक वाइज है। देखिए लेखन प्रक्रिया, उल्टा पिरामिड सिद्धांत किस में प्रयोग होता है? तो समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड सिद्धांत प्रयोग होता है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरी PDF जो है वो आपके इकाई 13 के सिलेबस के अनुसार बनाई गई है। समाचार लेखन क्या है, ठीक है, प्रभावी समाचार के गुण क्या होते हैं। इसके बाद अगर और हम टॉपिक की बात करें तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो वहाँ पर भाषा लेखन के बारे में बात की गई थी, इस वजह से भाषा यहाँ पर दी गई है, ठीक है। मुद्रण टॉपिक है आपका, मुद्रण देखना वहाँ पर, ठीक है। तो मुद्रण के प्रकार भी दिए गए हैं, ठीक है। मुद्रण क्या है, मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई, टेलीविज़न की शुरुआत कहाँ से हुई, ये सब मिल रहा है आपको। इंटरनेट है, जनसंचार माध्यमों का प्रभाव है, सिनेमा है, टेलीविज़न है, रेडियो, प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं। संचार के प्रकार, डिकोडिंग, फीडबैक, शोर, ये संचार के विभिन्न तत्व हैं, ठीक है। स्मरणीय बिंदु, अर्थ क्या होता है, संचार का अर्थ क्या होता है, संचार क्या है, संचार को विभिन्न तत्व हैं, संचार के प्रकार हैं ये, ठीक है। संचार के कार्य हैं, जनसंचार के कार्य, ठीक है, जनसंचार के आधुनिक माध्यम, ये सब कुछ आपको मिल रहा है मात्र 50 रुपये में, ठीक है। 48 और मैं इसके पेज दिखा देता हूँ, 53 पेज में है। ये हमारा नंबर है, आप इस पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके आराम से इस PDF को मंगा सकते हैं मात्र 50 रुपये में। इकाई 13 से इकाई 20 तक की जो PDF है, इकाई 13 से इकाई 20 तक की जो PDF है उसको यदि आप लेना चाहते हैं तो दोनों PDF के लिए 99 रुपये पे करने होंगे। और यदि आप चाहते हैं कि सर जी पैसे ले रहे हैं तो वेट करिए, हम पूरी PDF आपको वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। किस में पढ़ाएंगे? वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो आप वेट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना, कल मिलते हैं जनसंचार माध्यम को लेकर के अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। आज के लिए नमस्ते।